अब देख लो, ये पार्ट अगर तुम लोग एक कान से सुन के दूसरा कान से निकाल देगा ना, तो तुम लोग का समझ में नहीं आएगा। पहला बात हम बोल दिए कैश फ्लो, समझ गया? तो अभी एकदम पूरा साइलेंस चाहिए, ठीक है? आ जा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है? इसमें दो तरह का मेथड है अपना, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट अपने को मेथड नहीं चाहिए, अपने को इनडायरेक्ट मेथड चाहिए, ठीक है? तो अपना दो मेथड है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हम लोग को कल ही बस इनडायरेक्ट मेथड ही हम लोग करेगा, ठीक है? अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड तुम्हारा निकलेगा पीएल से। पीएल से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है? हाँ, स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अंडर इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है? सबसे पहले हम लोग क्या निकालेगा, हम लोग निकालेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अप्रोप्रिएशन। मतलब कि मान लो कि अगर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट जो कंपनी का बनता है 2 साल का बनता है ना, एक लास्ट ईयर एक करंट ईयर ऐसे बनता है ना, तो रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा उसमें, लास्ट ईयर का कुछ फिगर करंट ईयर का कुछ फिगर। तो वैसा बात है, लास्ट ईयर 1 लाख रुपया है, इस साल 2 लाख रुपया है, तो कितना बढ़ गया? 1 लाख रुपया बढ़ गया, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। बट वो 1 लाख का प्रॉफिट जो हुआ है ना, मान लो कि उसमें से डिविडेंड भी दिया होगा, कहीं कहीं अप्रोप्रिएशन भी किया होगा, वो सब करने के बाद जो बचा वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया, है कि नहीं? तो हम लोग का कैश कैसे हम लोग निकालेगा इसमें, देखो पहले तो हम लोग लेगा डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द करंट ईयर। बैलेंस शीट से लास्ट ईयर का और करंट ईयर का बैलेंस जो आएगा वो दोनों को डिफरेंस करेगा, तो उतना आ गया अपना यहाँ पे ये फिगर, ठीक है? उसके बाद ऐड करेगा प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेड, हम लोग जो टैक्स पे किया, ठीक है, वो ऐड कर लेगा। बट लेकिन टैक्स पेड भी तो कैश आउटफ्लो है, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है बट लेकिन उसको लास्ट में दिखाएगा, बाद में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा बट वो एकदम लास्ट में दिखेगा, ठीक है? तो एक यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा, ऐड करके लास्ट में लेस बैक करेगा, ठीक है? नेट प्रॉफिट हम लोग को चाहिए बिफोर टैक्स, ठीक है ना? तो ये जो प्रॉफिट आया ये तो आफ्टर टैक्स आ गया, तो इसमें हम लोग क्या वापस ऐड कर दे, या तो प्रोविजन दिया रहेगा तो प्रोविजन, या तो अगर टैक्स पे किया तो टैक्स पे, ठीक है? प्रोपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर, कोई भी प्रोपोज डिविडेंड है वो वापस हम लोग ऐड बैक कर देगा इसके अंदर। डिविडेंड दे दिया, अगर मान लो कि यहाँ पे 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? 1 लाख रुपए लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, करंट ईयर का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए बैलेंस दिखा रहा है, तो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। बट वो 1 लाख का प्रॉफिट तभी आया जब 50,000 रुपये हम लोग प्रोपोज डिविडेंड में ट्रांसफर करने के बाद, मतलब प्रॉफिट कमाया 1,50,000, प्रोपोज डिविडेंड हो गया 50,000 का, नेट प्रॉफिट कितना बचा? 1 लाख। लास्ट ईयर का 1 लाख है, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख आ गया, कि जो डिविडेंड प्रपोज किया कंपनी कि इतना डिविडेंड देना है, तो वो तो प्रॉफिट से दिया, हाँ, बट उसी से तो साइड करेगा ना वो लोग, प्रॉफिट से ही साइड करेगा। 1.5 लाख था, 1.5 लाख इस साल का करंट ईयर का प्रॉफिट है, उसमें 50,000 का प्रपोज डिविडेंड हम लोग प्रपोज करके रखा गया, डिविडेंड देगा, तो फिर नेट प्रॉफिट। अच्छा, इसको ऐसे मान के चलो तुम लोग कि अपना देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जो कंपनी है, ठीक है? कंपनी का क्या होगा, पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर उसके नीचे क्या बनेगा, पीएल अकाउंट बनेगा, ठीक है? पीएल से क्या निकल जाएगा, यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। सेम जैसे पार्टनरशिप में किया था ना, एक किया था ना पीएल एप्रो अकाउंट, कि कितना कितना पार्टनर्स लोग को देना है, सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रॉफिट, यहाँ पे प्रोपोज डिविडेंड, यहाँ पे कि कितना प्रोपोज डिविडेंड दिया है, ठीक है? कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया और कितना पीएल में चला गया, समझ गया? बट हमको ये नेट प्रॉफिट चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये भी नेट प्रॉफिट नहीं, टैक्स देने से पहले का नेट प्रॉफिट। अगर मान लो कि मेरा ये जो पीएल का जो प्रॉफिट है, ये तो बैलेंस शीट में आएगा अल्टीमेटली, जनरल रिजर्व में ऐड हो जाएगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेगा, पीएल में वापस जनरल रिजर्व ऐड करेगा, वापस प्रोपोज डिविडेंड ऐड करेगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये नेट प्रॉफिट निकला, ये नेट प्रॉफिट कहाँ है, ये वाला नेट प्रॉफिट आया, फिर उसमें हम टैक्स ऐड करेगा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा ना। चीज समझा कि नहीं समझा? अगर खाली बैलेंस शीट में अगर पीएल दे दिया, उसमें नेट प्रॉफिट दिया है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं से लेना है, फिर तो ये सब चीज़ नहीं आएगा। ये तभी आएगा जब दो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, तो क्योंकि अभी यहाँ पे किससे स्टार्ट किया है, डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट से स्टार्ट किया है ये, ठीक है ना?
प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द इंटरिम डिविडेंड क्या होता है कि हर 3-3 महीना में कुछ डिविडेंड देता है, उसको इंटरिम डिविडेंड बोलता है, ठीक है। वो भी अगर कुछ दिया है तो वो भी एड बैक हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर टू रिजर्व, अभी हम बोला ना कि रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है, यहाँ पे जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किया है तो हम यहाँ से वापस एड बैक कर देगा, ठीक है ना, यहाँ पे एड बैक हो जाएगा। लेस रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी टैक्स का वापस रिफंड आया है तो वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेस हो जाएगा तो अपना क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। फिर स्टेप 2, adjustment of non-cash items debited to statement of profit and loss. There are some items which are shown as an expense, but for the same no cash payment has been made. Such items are depreciation on fixed assets such as machinery, furniture, etc. Writing of or amortization of intangible asset such as trademark, patent, goodwill, preliminary expenses और discount on issue of shares and debentures. समझा? हम लोग कहाँ पहुँच गया? हम लोग अभी ये वाला पार्ट में पहुँचा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे पहुंच गया। अच्छा, इसके ऊपर क्या रहता है, इसके ऊपर सारा एक्सपेंसेस रहता है ना, सैलरीज, रेंट, वेजेस, बट डेप्रिसिएशन भी आता है, गुडविल रिटर्न ऑफ भी आता है कि नहीं आता है, बट उसके लिए कुछ कैश पेमेंट हुआ है क्या, कैश गया है या कैश आया है, नहीं हुआ ना। सैलरीज वगैरह के लिए कैश गया, कैश आया हुआ है, ठीक है। तो एक बार के लिए मान के चलोगे ये जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे जो आ रहा है बिफोर टैक्स, ये पूरा का पूरा कैश है कि इतना नेट कैश आ गया अपने पास, मान के चलो, एज्यूम करके चल रहा है। मतलब कि ट्रेडिंग का सेल्स जो है पूरा मान के चलो कि 1 लाख रुपया पूरा का या 10 लाख रुपया पूरा सेल्स कैश में आया। परचेज भी आएगा यहाँ पे, परचेज भी मान लो कि 8 लाख रुपए का परचेज है, ये भी पूरा कैश में है। नेट कैश कितना आया अपने पास, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 2 लाख का, तो 2 लाख का अपने पास कैश आ गया। फिर ये जीपी यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपये का, उसमें से सैलरीज वगैरह वह सब देगा, ठीक है। मान लो कि सैलरीज वगैरह मान लो कि 1 लाख का है और 50,000 का डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो 2 लाख अपने पास कैश है, 1 लाख का हम लोग का रेंट, सैलरीज वगैरह सब एक्सपेंसेस है, बचा कैश कितना, 1 लाख बचा, ठीक है। तो मान के चलो ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, सेल्स है अपना 10 लाख का, ठीक है, और यहाँ पे परचेज हो गया अपना 8 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया अपना, मान को ओपनिंग कुछ नहीं है, क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, जितना परचेज किया था सारा का सारा बेच दिया, कैश में खरीदा है, कैश में बेचा है। 2 लाख रुपया यहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे 2 लाख आ गया, सैलरीज, रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस मिला के मान लो कि है 1 लाख रुपया का, ठीक है। डेप्रिसिएशन मान के चलो कि 20,000 रुपये का समथिंग कुछ डेप्रिसिएशन है, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा अपना 80,000, ठीक है। अब तुम लोग को बोलेगा कि सारा आइटम्स कैश में बिक्री हुआ है, कैश में सेल हुआ है और कैश में पेमेंट हुआ है, कैश कितना आया अपने पास, 2 लाख का कैश है, 1 लाख का खर्चा दे दिया, बचा कितना कैश, 1 लाख, समझ गया ना। कैश है अपने पास 1 लाख, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, खाली बस ये दिया हुआ है डेप्रिसिएशन और नेट प्रॉफिट, तो हम नेट प्रॉफिट में क्या करेगा, ये ऐड कर देगा नॉन कैश आइटम, 80,000 प्लस 2 लाख, तब भी 1 लाख ही आया, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रहेगा, वो भी एड बैक कर लेगा इसमें, तब भी एक बात मान लो कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेटर जो होता है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मान लो कि 5,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 75,000, तो हम क्या करेगा 75 प्लस 20 प्लस 5, कैश तो उतना ही रहा ना, 2 माइनस 1, नेट प्रॉफिट 75 आया है, तो हमने अगर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा तो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये दोनों ऐड बैक कर लेगा, समझ गया। तो क्या ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम्स ऐड कर रहा है, ठीक है। Provisions if any has been created out of profit, then such provision is added back to the profit earned during the year, because creation of such provision do not affect the movement of cash. Examples are provision for doubtful debt, provision for discount on debtor या provision for depreciation या provision for depreciation एक ही बात है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी कहाँ आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सिंपल सा बात है, ये भी यहाँ पे आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। मान लो कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है
10,000 का, ठीक है। हाँ, तो ये 65,000 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बट लेकिन एक चीज़ सुनो, 1 लाख का एसेट है, उसको 90,000 में बेच दिया, मेरा नुकसान कितना का हुआ? 10,000। तो मेरा यहाँ पे 10,000 नुकसान तो हम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब एसेट सेल करके पैसा जो आया है वो कौन सा एक्टिविटीज़ के अंडर में आता है? इन्वेस्टिंग। पैसा इन्वेस्ट किया है ना हम लोग, फिक्स्ड एसेट में ही तो इन्वेस्ट कर रहा है, तो जो 90,000 मिलेगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लॉस हुआ है वो वापस हमको एड बैक करना पड़ेगा इसमें। कोई कैश गया है तुम्हारा इसमें? अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यहाँ पे आया, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पे भी आ सकता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड करेगा, ये सब चीज़ ऐड हो रहा है तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो जो नॉन कैश आइटम है वो ऐड कर देगा नेट प्रॉफिट में, और इस तरफ पीएल का इस तरफ में जो जो आ रहा है वो माइनस हो जाएगा। समझ गया लोकेश? बोलो एक चीज़ बोलो, ठीक है, फिर से कर लेता। मान के चलो, देखो सेल्स है अपना 6 लाख का, परचेज है 3,20,000, वेजेस है 20,000, फ्रेट है 4,000, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अर्न 2,56,000, मान के चलो पूरा कैश में है, सेल्स भी कैश में है और ये सारा एक्सपेंसेस भी कैश में है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है, ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया, ये भी सारा एक्सपेंसेस देखो कैश में ही है कि नहीं है? डिस्काउंट अलाउड, सैलरीज, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, कमीशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। मेरे पास नेट कैश कितना बचा? 100 रुपये का सामान है, तुम 90 रुपये में दे दिया तो डिस्काउंट तो दे दिया ना, 10 रुपये का तो नुकसान ही हो गया ना, तुम सेल तो 100 का ही मरेगा, ठीक है। तो मेरे पास नेट कैश कितना है? 1,90,000। यही सेम एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, बट कुछ कुछ अलग आइटम्स एड बैक कर लेता है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट ले लिया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ले लिया, डेप्रिसिएशन ले लिया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ले लिया, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव ले लिया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ले लिया, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करेगा? देखो नेट प्रॉफिट तो चेंज हो जाएगा ना, हाँ। कैश देखो दोनों आइटम, दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बट कुछ कुछ आइटम्स हम अलग डाल दिया, जैसे कि ये आइटम हम अलग डाल दिया और ये आइटम हम अलग डाला है, ठीक है ना। बाकी तो सब सेम ही है, कैश मेरा उतना ही रहना चाहिए। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट नॉन कैश आइटम है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैश आइटम है बट ऑपरेटिंग आइटम नहीं, ऑपरेटिंग का नहीं है, ये किस में जाएगा? फाइनेंसिंग में, कि डिबेंचर लोग से पैसा उठाया है और इंटरेस्ट दिया है। तो हम तुम लोग को पहले भी बोला था कि डिविडेंड अगर मिल रहा है अपने को, हम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कहीं पे और उसके अगेंस्ट में डिविडेंड मिल रहा है तो वो इन्वेस्टिंग। अगर हम लोग डिबेंचर इशू कर रहा है, पैसा उठा रहा है, तो उस पर जो इंटरेस्ट दे रहा है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में, तो हम लोग क्या करेगा यहाँ पे तो इसको वापस एडबैक करेगा, बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हम आउटफ्लो दिखा देगा, ठीक है। हम किससे स्टार्ट करेगा? नेट कैपिटल से, ये जो नेट प्रॉफिट आया इससे 2,02,300 में हम 10,000, 33,000, 5,000 और 2,000 ऐड करेगा, ठीक है। माइनस क्या करेगा? डिविडेंड रिसिप्ट। डिविडेंड रिसिप्ट कब होता है? जब हम पैसा इन्वेस्ट करता है, तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाना चाहिए, पर पीएल में भी आएगा, ये भी गलत नहीं है। तो हम लोग क्या है यहाँ पे वो आइटम हटाएगा, 3 आइटम्स हटाएगा। एक तो नॉन कैश आइटम जो जो कैश का नहीं है, दूसरा इन्वेस्टिंग का को ये एक्टिविटीज़ जो इसमें आ रहा है उसको हटा देगा, या फाइनेंसिंग का कुछ कुछ एक्टिविटीज़ जो इसमें आ रहा है वो हम हटा देगा। तो इन्वेस्टिंग वाला इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग वाला फाइनेंसिंग में जाएगा, ठीक है। इस तरफ वाला एड बैक कर देगा और इस तरफ वाला क्या कर देगा? माइनस कर देगा। देखो आंसर से हमारा आएगा 1,90,300 आएगा क्या नेट प्रॉफिट से अगर स्टार्ट कर रहा है तो? देखो 2,02,300, ठीक है, प्लस करेगा 10,000 प्लस 33,000 प्लस करेगा 5,000, 2,000, 7,000, ठीक है, 7,000 माइनस करेगा कितना? 60 और 2,000, 62,000 कितना है? 1,90,300, वही आया 1,90,300, आया कि नहीं आया? चीज समझ में आ गया? कोई डाउट? बट ये एज्यूम करके चल रहा है कि पूरा का पूरा कैश, सेल्स कैश में है, पूरा का पूरा परचेज भी कैश में है। आगे और आएगा, क्रेडिट में भी तो हो सकता है सेल्स, क्रेडिट में भी हो सकता है परचेज, ठीक है। तो इतना पार्ट समझ में आया ना? नॉन कैश आइटम्स को हटाएगा,
नॉन कैश में देखो ज़्यादा आइटम्स नहीं है नॉन कैश में, याद रख लो। एक तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ गया, कुछ भी गुडविल वुडविल जो इंटेंजिबल एसेट है उसको राइट ऑफ किया वो आ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आ गया। ये 3 चीज़, कोई भी एसेट को सेल किया है या तो लॉस या प्रॉफिट, ये दोनों ही, या तो एडबैक या माइनस, समझ गया। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहाँ पे भी तो आ सकता है क्रेडिट साइड में। अगर ओल्ड प्रोविजन ज़्यादा हो गया तो इस तरफ भी तो लिखता है, हम लोग किया था ना। तो अगर उस तरफ आ रहा है ना, माइनस कर देगा, ठीक है। ये भी बताई दिया, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिबेंचर्स वाला। स्टेप 4, एडजस्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ चेंजेस इन करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। अब आ जाता है वो वाला पार्ट जिसमें हम तुम लोग को अभी बोला कि ये जो सेल है अभी एज्यूम करके चल रहा था कि पूरा का पूरा कैश, और ये जो परचेज है पूरा का पूरा एज्यूम करके चल रहा था कि कैश में और सारा एक्सपेंसेस कैश में, ठीक है। अब क्रेडिट में होने से क्या होगा, मान के चलो वही सेम ऊपर वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है। 6 लाख है, 6 लाख को हम बस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान के चलो कि 4.5 लाख रुपया कैश है और क्रेडिट में कितना है 1.5 लाख, ठीक है। परचेज पूरा एक बार के लिए मान लो कि एक पार्ट लिया, खाली सेल्स का पार्ट लिया है क्रेडिट में, ठीक है। परचेज पूरा का पूरा मान के ले चलो एक बार कैश में, वेजेस कैश में, ये भी कैश में, सब कुछ कैश में। नेट प्रॉफिट भी उतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश कितना रहेगा, कैश तो मेरे पास इतना रहेगा ना, 4,50,000 माइनस 320 माइनस 20,000 माइनस 4,000 और माइनस ये सारा एक्सपेंसेस, कैश इतना रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो कैश इनफ्लो क्या होगा मेरा 4,50,000 माइनस आउटफ्लो में क्या हो जाएगा, परचेज वेजेस फ्रेट डिस्काउंट सैलरीज ट्रेवलिंग, ये सब मिला के टोटल कैश, सॉरी आउटफ्लो होगा ये, ठीक है। टोटल कैश आउटफ्लो अपना कितना हो गया 4,09,700। नेट कैश कितना बचा 4,50,000 माइनस 4,09,000, 40,300, ठीक है। अब आ जाता है बात कि अपना जो ये क्रेडिट सेल हुआ है, ठीक है, अपना डेटर ओपनिंग में भी रहेगा, क्लोजिंग में भी कुछ डेटर रहेगा, है कि नहीं। अच्छा, हम लोग बाकी में बेच रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा बाकी में बेचते ही जा रहा है और पैसा हम लोग से डेटर से आ नहीं रहा है, ऐसा तो बात है नहीं। डेटर तो भी सब पैसा आएगा, वो कैसे निकालेगा। देखो ओपनिंग में मान लो कि डेटर है अपना 20,000 का, ठीक है। क्रेडिट सेल ये जो 1,50,000 का किया, 1,50,000 यहाँ पे आ गया। क्लोजिंग में डेटर हो गया मान लो कि 1,70,000, तो कैश कितना आया डेटर से, कुछ भी नहीं, 20,000 पहले का, इस साल का क्रेडिट सेल पूरा 1,50 और 20 1,70, कैश कितना आया 0, ठीक है। मान लो कि ये मान के चलो कि 1 लाख रुपया हो गया क्लोजिंग में, अब कैश कितना आया 70,000 कैश आया। अब मेरे पास कैश कितना होना चाहिए, वहां पे था कितना 40,300, और यहाँ पे कितना कैश आया डेटर से, कितना होना चाहिए 1,10,000, चीज समझ गया। अच्छा, ये इफेक्ट कैसे पड़ा सुन लो। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करता है ना। तो नेट प्रॉफिट में स्टार्ट किया तो इसका मतलब सेल्स पूरा आ गया, कैश और क्रेडिट। हम बस खाली क्या इफेक्ट डाला, ओपनिंग और क्लोजिंग को डिफरेंस कर दिया तो उसका इफेक्ट आ गया। खाली ओपनिंग और क्लोजिंग को डिफरेंस में निकाल लो, उससे आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी 2 पार्ट है कि डेटर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में या तो क्लोजिंग बढ़ रहा है या क्लोजिंग कम हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। नहीं क्लियर हो रहा है, ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर को डिफरेंस निकाल के क्रेडिट सेल तो यहाँ पे डाल ही दिया 1.5 लाख का, ये तो नेट प्रॉफिट के अंदर आ ही गया। बस हम क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस देखा तो ये 3 चीज पोस्ट हो गया, बचा क्या कैश, कितना आया वो आ जाएगा, है कि नहीं, जी समझा। अच्छा, उसमें भी 2 पार्ट है, क्लोजिंग डेटर बड़ा भी हो सकता है, क्लोजिंग डेटर कम भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग डेटर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना हो गया 1 लाख, तो बढ़ गया ना, तो हम क्या करेगा, लेस कर देगा, इंक्रीज इन डेटर, ठीक है। हम लोग देखो कैसे स्टार्ट किया,
टोटल सेल्स हम कितना स्टार्ट किया, 1 लाख से स्टार्ट, देखो 6 लाख से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है 6 लाख से स्टार्ट कर रहा हूँ कि टोटल सेल्स मेरा इतना, एक्सपेंसेस ये और ये सब मिला के ये, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना है 19300, यहाँ पे भी 19300 आ गया। अब हम कितना बोला कि मेरा कैश कितना होना चाहिए, 1,10,300 होना चाहिए, ठीक है ना, है कि नहीं। तो हम क्या कर दिया, 1,90,000 आया ना, तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस कितना का है, 80,000 का। डेटर बढ़ गया है ना, 80,000 डेटर बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देगा यहाँ पे 80,000, तो कितना है 1,10,000, ठीक समझिए। अब ऐसा मान के चलो कि ओपनिंग बैलेंस को हम ले ले 1,00,000 नहीं 50,000 मान लो, और इसको मान लो 20,000, तो मेरे पास कैश कितना है 1,80 का कैश है, क्योंकि ओपनिंग डेटर मेरे पास था 50,000, फिर क्रेडिट सेल किया 1.5 लाख का, टोटल हम कितना पाएगा डेटर से 2 लाख रुपये पाएगा, लास्ट में जाके खाली 20,000 ही पा रहा है, तो इसका मतलब 1,80,000 रुपया मिल चुका हमको। तो मेरे पास कैश कितना होना चाहिए 40,300 प्लस 1,80,000, कितना होना चाहिए 2,20,300, ये होना चाहिए 2,20,300। हम क्या किया, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया था 19300, उसमें क्या कर दिया, डिक्रीज इन डेटर ऐड कर दिया कि डेटर डिक्रीज हो गया, कितना 30,000 का, ठीक समझ गया। अब इससे फर्क क्या पड़ता है ना, देखो यहाँ पे डेटर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग ज्यादा कैश उठाया वो लोग से, है कि नहीं। तो कैश उठाया तो क्या करेगा, हम लोग ऐड कर देगा कि डेटर डिक्रीज हुआ, ठीक है। छोड़ो ये सब भूल जाओ, हाँ एक फॉर्मूला बता देता है बस, उसी से तुम लोग को ये क्लियर हो जाएगा। मान के चलो ये 2022 का बैलेंस शीट है, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल है मान लो कि 100 रुपीज़ का, यहाँ पे कैश है मान लो कि 30 रुपीज़ का, डेटर है मान लो कि यहाँ पे 70 रुपीज़ का, ठीक है। टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे 100, और यहाँ पे भी, और 2023 का बैलेंस शीट है, ठीक है ना। सेम वही कैपिटल भी है यहाँ पे 100 रुपीज़ का, कैश है यहाँ पे, अच्छा बढ़ाई की कमाई बढ़ाता है, तो 30 से कर देता 50 मान के चलो, यहाँ पे 100 होना चाहिए, यहाँ पे भी 100 होना चाहिए, तो कैश कितना होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी डेटर कितना होना, सॉरी रुको रुको रुको, नहीं 1 मिनट गलत लिख दिया, डेटर बढ़ाना है क्या, नहीं एज्यूम करके चलो सेम ही है, ठीक है। तो डेटर मान लो, डेटर एक बार बढ़ा लेता है, ठीक है, ओपनिंग डेटर कम रखता है, क्लोजिंग डेटर बढ़ा देता है, 70 का मान लो कि रखो 80 रख लो। अब कैश कितना होना चाहिए 20, तो डेटर बढ़ गया तो कैश में क्या फर्क पड़ा, कैश कम हो गया। अब इसी डेटर को मान लो इस ये 70 ही रखो, और यहाँ पे डेटर को मान लो कि 50 हो गया, अब कैश कितना हो जाएगा 50, तो डेटर कम हुआ तो कैश क्या हो गया, है कि नहीं। वैसे ही सारा करंट एसेट के लिए रिलेटेड होगा, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब आ जाता है लाइबिलिटीज पार्ट के ऊपर, ठीक है। कैपिटल है 50, लाइबिलिटी है 50, ठीक है। यहाँ पे भी कैपिटल पहले लाइबिलिटीज को बढ़ा लेता है, ठीक है। कैपिटल 50, लाइबिलिटीज मान लो 70 मान लो, ठीक है, ये 120 हो गया। कैश यहाँ पे कितना है 100, अब यहाँ पे कैश कितना होना चाहिए 120, तो जब लाइबिलिटीज बढ़ गया यहाँ से यहाँ पे, तो कैश में क्या फर्क आया, कैश बढ़ गया, ठीक है। और वैसे ही लाइबिलिटीज अगर कम हो जाएगा, मान लो कि ये हो जाएगा 40 का, तो यहाँ पे कितना हो गया 90, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, तो कैश कितना हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज भी कम हुआ, कैश भी कम हो जाएगा, याद रहेगा, ठीक है। अगर एग्जाम में कभी भी थोड़ा सा डाउट हो तो एक बार इसको चीज को वैसे कर लेना, तो पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक अपना हो गया। अच्छा स्टॉक है, स्टॉक ओपनिंग में 10,000 है, फिर क्लोजिंग में 20,000 है, स्टॉक बढ़ गया है,
तो उसके कारण मेरा कैश भी तो बढ़ गया है ना, मतलब कैश वहाँ पे वो अटक गया, सॉरी कैश अटक गया कि नहीं अटक गया, तो उसको हम लोग क्या कर देगा, लेस कर देगा। मान के चलो कि 10,000 का स्टॉक ज़्यादा खरीद लिया तो क्या हो गया, पैसा चला गया, तो इसलिए वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम लोग क्या करेगा, डिडक्ट इनकम टैक्स पेड, जो हम पहले स्टार्टिंग में ऐड किया था उसको यहाँ पे लेस कर देगा। बात बराबर ही है, इसको अलग से दिखाना पड़ता है एकदम नीचे में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। इनकम टैक्स पेड इफ एनी डिडक्टेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। फॉर्मेट देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हाँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, पहले तो हम लोग लेगा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेगा, या लॉस बिफोर टैक्सेशन है ना, अप्रोप्रिएशन टैक्स से पहले और अप्रोप्रिएशन से पहले। अप्रोप्रिएशन मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, डिविडेंड दे दिया, वो अप्रोप्रिएशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिगर आ जाएगा, और नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में तो वो सब फिगर दिया हुआ रहेगा, तुमको वर्किंग नोट में करके वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। आइटम्स टू बी एडेड, ज़्यादा आइटम्स नहीं है, 5-6 आइटम्स है, 2-3 क्वेश्चन करेगा याद हो जाएगा। कुछ कुछ तो याद हो ही गया है, जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, इंटरेस्ट कुछ दे रहा है, या गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन याद है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, रिटर्न ऑफ याद है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एमोटाइज्ड याद है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग या डिबेंचर्स इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, ऐड कर लिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट पता है, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन इंक्रीज कर लिया, मतलब डेबिट साइड में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, खत्म। 5-6 आइटम है, याद हो जाएगा। एक तो लॉस कोई भी फिक्स्ड एसेट का, डेप्रिसिएशन, एमोटाइजेशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। आइटम्स टू बी डिडक्टेड, ये कहाँ पे आएगा, देखो ये यहाँ का आइटम्स का बात कर रहा है जो एड बैक हो रहा है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, हम लोग कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तभी तो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का होगा, ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। हाँ, इनकम फ्रॉम डिविडेंड, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ गया। इनकम फ्रॉम रेंट, ये तो ऑपरेटिंग में जाना चाहिए था, देखो हाँ। तो वापस ये पीएल में मान लो कि यहाँ पे रेंट रिसीव्ड आ रहा है, मान लो 10,000 रुपये का, तो इसको लेस क्यों किया, हाँ इस तरफ पे तो बात कर रहा है, क्या डाउट है बोलो। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट हमको पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इसलिए वो वापस ऐड कर दिया क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा और पीएल में भी आ रहा है, ठीक है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये पीएल में भी आ रहा है डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे, बट वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ से हटाया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मिलेगा। इनकम फ्रॉम रेंट यहाँ पे आएगा, रेंट रिसीव्ड, बट ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेस क्यों किया, ये तो ऑपरेटिंग का होना चाहिए, क्यों इन्वेस्टिंग है। हाँ, रेंट इनकम कब होगा, रेंट इनकम कब होता है, भाड़ा में देता है, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो रेंट रिसीव। अच्छा देखो ऊपर वाला में रेंट पेड नहीं आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी रेंट पेड नहीं आ रहा है, ठीक है। किसे ना एडजस्ट क्यों होगा, तो इनकम फ्रॉम रेंट जो है अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसका उल्टा हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगर ऐड हो रहा है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोविजन एड बैक हो रहा है तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस हो जाएगा। इतना पार्ट समझ गया। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस करके जो फिगर आएगा उसको क्या बोलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब वर्किंग कैपिटल, तो इसमें दो कंपोनेंट क्या है, एक तो करंट एसेट और एक करंट लायबिलिटीज, है कि नहीं है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है ना। अब हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का चेंजेस देखेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या फर्क आ रहा है, तभी तो कैश का फर्क आएगा। तो एडजस्टमेंट इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, अब हम लोग करेगा एडजस्टमेंट, ठीक है। ऐड करेगा डिक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है, अच्छा सिंपल सा बात है, ये लायबिलिटीज है ये एसेट है, ठीक है। तो एसेट में करंट एसेट अगर जितना डिक्रीज होगा तो कैश का वैल्यू उतना बढ़ेगा ना, वहाँ पे करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो कैश उतना बढ़ेगा।
तो डिक्रीज इन स्टॉक हो, डेटर हो, एक्रूड इनकम हो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ये होगा तो हम क्या करेगा, डिक्रीज होने से एड बैक करेगा, क्योंकि उसका डिक्रीज होने से मेरा कैश बढ़ रहा है। ठीक है, लाइबिलिटीज उल्टा है, लाइबिलिटीज बढ़ा तो कैश भी बढ़ा। एक तरह से मान के चलो कि हम और उधार ले रहे हैं वो लोग से, उधार ले रहा है तो लाइबिलिटीज बढ़ा, पैसा भी आया तो कैश भी बढ़ गया। समझ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सब करंट लाइबिलिटीज है, ये बढ़ गया तो कैश भी बढ़ गया, इसके एड बैक हो रहा है। समझ गया। लेस क्या क्या करेगा, अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहा है और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है तो, अच्छा करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मेरा कैश का पोजीशन क्या हो जाएगा, कम होते रहेगा ना, क्योंकि उतना ही पोजीशन से वो मेरा करंट एसेट बढ़ रहा है। तो इंक्रीज इन स्टॉक, डेटा, प्रीपेड एक्सपेंसेस या एक्रूड इनकम, ये क्या हो जाएगा, ये अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम लेस करेगा, और करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रहा है तो मेरा कैश भी क्या हो रहा है, एक तरह से वो बीआरएस के जैसे हो गया। ठीक है, तो क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम, मतलब हम मान के चलो कि हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहा है, पेमेंट कर रहा है तो पैसा भी जा रहा है, पैसा जा रहा है इसलिए हम लेस कर दिया। समझ गया। ये सबको प्लस माइनस करने से कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इनकम टैक्स जो पे किया था वहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया था ना, यहाँ पे टैक्स पेड कर देगा जो फिगर आएगा, उसके बाद आ जाएगा अपना नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी करेगा।